वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। जैसा कि दोस्तों ने प्रीवियस का राष्ट्रपति के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इसमें अलग अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से वरीयता के आधार पर होता है। इनके चुनाव में संसद के मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्य की विधानसभा प्लस दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभा के मेंबर, और इनकी खास नोट कि इनके में चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कि मनोनीत मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और रिक्तता पे इनके चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और संघ की सभी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। तो मैंने अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले वो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लासेस आप कंटिन्यू करिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी जो हमारा टारगेट है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल 2021 को होने वाला है। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में हमने बहुत सारी बातें कर चुके, क्योंकि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ठीक है, संविधान सभा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात हो चुकी है। भारत शासन अधिनियम, क्योंकि एमपीपीएससी सिलेबस में है, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, हालांकि एक्ट से 1773 से लेकर 1947 तक सभी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं पहले वो क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के परपेक्टिव से हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक या न्यायिक कल्प की प्रक्रिया है। यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर सदन में उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन सदन में उपस्थित करने से 14 दिन पूर्व इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति को देनी होगी और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर दे सकता है। और यदि सांसद 2/3 की बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 61, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या कि न्यायिक कल्प है। यदि राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करे, ठीक है, जो संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है, तो उसको पद से हटाने के लिए संसद, यहाँ पे संसद मतलब दोस्तों लोकसभा प्लस राज्यसभा से है, तो संसद किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य, देखो अब समझिए, ये मान लीजिए राष्ट्रपति जी हैं,
तो ठीक है, तो इनके लिए लोकसभा सदन है, ठीक है, और प्लस राज्यसभा भी सदन है। तो ये बोल रहा है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके हटाने की अगर राष्ट्रपति जी संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं, मान लीजिए असंवैधानिक कार्य किया जिसका संविधान में वर्णन, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको हटाने के लिए चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ लाया गया लोकसभा में, तो 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव पर सदन की उपस्थित किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ की राज्यसभा में भी, तो यहाँ भी 1/4, ठीक है, सदस्यों के प्रस्ताव सदन की उपस्थित किया जाएगा। लेकिन अगर सदन में उपस्थित करने से पूर्व प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी, ठीक है। और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो स्वयं हो या अपने प्रतिनिधि को के माध्यम से उपस्थित होकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर दे सकता है। यदि संसद चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा 2/3 की बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों समझ में आई। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के, अगर राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करता है तो उस पर चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में शुरुआत की जाए, प्रस्ताव लाया जा सकता महाभियोग का, तो उसमें उपस्थित 1/4 मेंबर उपस्थित होना चाहिए। और जब ये उपस्थित होंगे तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये सूचना देनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधिकारी, अपना प्रतिनिधि के माध्यम से अपने आरोपों के उत्तर सवाल जवाब कर सकता है। और अगर सांसद 2/3 से बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे महाभियोग का, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी। तो पहले हम विधायी शक्ति देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट विधायी शक्ति, दूसरा प्रशासकीय शक्ति। तो पहला है संसद का सत्र को आहूत करना, ठीक है। नेक्स्ट संसद में अभिभाषण देना तथा प्रतिवर्ष संसद का सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, जो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में देता है। नेक्स्ट लोकसभा को भंग करना, आर्टिकल 85। नेक्स्ट संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, 108 आर्टिकल। अध्यादेश जारी करना, 123, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, तो पहला विधायी शक्ति देखते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें मेन आपको पास 5 है। राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, मतलब बुलाता है, संसद में अभिभाषण भी देता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष संसद की सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अभिभाषण होता है, और जो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में देता है। और थर्ड है लोकसभा को भंग करना, क्योंकि लोकसभा 5 साल बाद ये भंग हो जाती है, तो राष्ट्रपति का कार्य है लोकसभा को भंग करना। और नेक्स्ट फोर्थ संयुक्त अधिवेशन के अधिसूचना जारी करना, मतलब अगर दोनों संसद में दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा में ऐसा कोई विधेयक आए जिसमें बात नहीं बन रही, अगर संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आर्टिकल 108 के माध्यम से संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है।
अध्यादेश जारी करना 130 आर्टिकल के माध्यम से। मान लीजिए लोकसभा या कि राज्यसभा सत्र में दो में से एक, दोनों में से कोई एक सदन अगर सदन में नहीं है करनी तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसके 5 हैं। अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन के अधिसूचना जारी करना, लोकसभा भंग करना, सत्र को आहूत करना, संसद में अभिभाषण देना, या प्रतिवर्ष संसद के सत्र को शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, जो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में देता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशासकीय शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के सदस्यों अर्थात प्रधानमंत्री एवं मंत्री, महान्यायवादी, कैग, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो प्रशासनिक शक्ति में पीएम, मंत्री, महान्यायवादी, कैग, इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर, और ठीक है, और बहुत सारी करता है, जैसे एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है, महिला आयोग, बहुत सारे आयोगों का प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इस शक्ति का प्रयोग करके, प्रशासकीय शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के सदस्यों अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्री, महान्यायवादी, कैग, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, विधायी शक्तियां, थर्ड विधायी शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा क्षमादान की शक्तियां। हालांकि क्षमादान शक्ति न्यायिक शक्ति में ही आता है। तो वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना निम्न पदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक दोस्तों आर्टिकल 110 में है, डिफाइन किया गया है। तो कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना निम्न सदन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना निम्न सदन में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायिक नियुक्ति, न्यायिक शक्तियां। तो उच्चतम या उच्च न्यायालय की नियुक्तियां, उच्चतम या उच्च न्यायालय की नियुक्तियां, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। तो न्यायिक शक्तियां में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72। ठीक है, तो दोस्तों क्षमादान की शक्तियां, विश्व के लगभग सभी लिखित संविधान अपने कार्यपालिका प्रमुख को क्षमादान की शक्तियां प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतिम स्तर तक न्याय की स्थापना करना और भारत के संविधान में लिखित संविधान होने के कारण भारतीय संविधान भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ, संक्षिप्त, विराम, लघु या उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72, तो इसमें ये इसको विश्व की लगभग सभी लिखित संविधान अपने कार्यपालिका के प्रमुख को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतिम स्तर तक न्याय की स्थापना करना और भारत के संविधान लिखित संविधान होने के कारण भारतीय संविधान भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है,
जिसका प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूर्ण रूप से माफ या संक्षिप्त, विराम, लघु तथा उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, केहर सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, तो 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की क्षमादान के शक्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो केहर सिंह बनाम भारत संघ में 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को क्षमादान के शक्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, पहला, क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। सेकंड, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। थर्ड, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के फैसले से करेगा। फोर्थ, राष्ट्रपति सभी साक्ष्यों को पुनः परीक्षण कर सकता है। फिफ्थ, राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेक की शक्ति है। 6, न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे। क्षमा करने का सेंस यहाँ पे दोस्तों ये है, मान लीजिए कभी न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसका पूरा एक बार तहकीकात करना कि सही है कि नहीं सही है, तो उसको कम कर सकती है। लेकिन अगर ऐसे ये नहीं हो सकता कि उसको उनने माफ कर दिया, माफ नहीं होता, उससे का एक बार राष्ट्रपति रिव्यू कर सकता है, वो भी मंत्रिमंडल की समिति की सिफारिश पे। माफ करने मतलब ये नहीं कि उसको माफ कर दिया, ऐसे ही माफ कर दिया। माफ करने का आधार ये है उसका प्रॉपर एक बार रिव्यू हो, अगर कहीं त्रुटि रह गई हो त्रुटिवश तो उसको दंड को, आजीवन को कुछ उसको कम कर सकती है। ठीक है, समझ में आई। तो केहर सिंह बनाम में भारत संघ में उच्च न्यायालय का फैसला अलग उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो इस प्रकार मैं पानी पी लूं। तो केहर सिंह बनाम भारत संघ में 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से भिन्न हो सकता है। थर्ड, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के फैसले से ही करेगा। फोर्थ, राष्ट्रपति सभी साक्ष्यों का पुनः परीक्षण कर सकता है। ठीक है, फिफ्थ, राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेक की शक्ति है। 6, न्यायपालिका राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा किया तो उसका राष्ट्रपति के निर्णय का सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक, कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो क्षमा करेगा तो ये कैबिनेट के सिफारिश पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनरी वर्सेस आंध्र प्रदेश 2005 का मामला है के मामले में न्यायपालिका ने केहर सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। इनरी वर्सेस आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनरी वर्सेस आंध्र प्रदेश 2005 के मामले में केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले को
दिए गए निर्णय को स्वीकारा और स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां हैं, इसको हम अभी बता दें क्योंकि मैं अभी शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति के कार्यों में शक्तियां। तो फिफ्थ है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी होता है, इसलिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कहते हैं। ठीक है, तो सैन्य शक्तियां, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य पदाधिकारी होता है, इसलिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या राष्ट्रपति को और क्या बोल सकते हैं हम? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है? ठीक है, अध्यादेश और अधिनियम में क्या अंतर है? ठीक है, समझाते हैं दोस्तों। तो अध्यादेश और अधिनियम दोनों एक प्रकार के कानून हैं, दोनों का प्रभाव एक समान होता है, लेकिन ये दोनों में अंतर करना हो, अध्यादेश और अधिनियम के मध्य स्थायित्व के आधार पर अंतर किया जाता है, क्योंकि अधिनियम स्थायी कानून है जो तब तक अस्तित्व में बना रहता है जब तक संविधान में संशोधन करके उसे समाप्त न किया जाए, जबकि अध्यादेश अस्थायी कानून है जो अधिकतम 7.5 माह, न्यूनतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, उसके पश्चात वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, एक मिनट मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये भी कानून है, ये भी कानून है। तो अधिनियम क्या है? जब तक इसमें संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक प्रभावी बना रहेगा। लेकिन अध्यादेश क्या है? 7.5 माह मैक्सिमम। अध्यादेश अस्थायी है, अस्थायी है, ये मैक्सिमम 7.5 मंथ, मिनिमम 6 सप्ताह तक रह सकता है। ठीक है, और का अधिनियम जो है, अधिनियम ये स्थायी प्रकृति का है। ठीक है, इसमें संविधान में संशोधन करके इसको हटाया जा सकता है, तभी ये हटेगा। ठीक है, तो अधिनियम और अध्यादेश दोनों एक प्रकार के कानून हैं, दोनों का प्रभाव समान होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन दोनों में अंतर करना है तो अध्यादेश और अधिनियम के मध्य स्थायित्व के आधार पर अंतर किया जाता है। अधिनियम एक अस्थायी कानून है जो तब तक अस्तित्व में बना रहता है जब तक संविधान में संशोधन करके उसे समाप्त न किया जाए, जबकि अध्यादेश अस्थायी कानून है जो अधिकतम 7.5 माह, न्यूनतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, इसके पश्चात वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों छठवीं शक्तियां थी, तो आपातकालीन शक्तियां, वीटो पावर, इसमें यहाँ पे 3 वीटो पावर है। ठीक है, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति को 3 वीटो कौन कौन से दोस्तों? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, 3 निलंबनकारी वीटो।
ठीक है। तो दोस्तों पॉकेट वीटो की बात करें तो राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता और न ही अस्वीकृत करता और न ही लौटाता है, परंतु यह अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने, पॉजिटिव या निगेटिव शक्ति या पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो पॉकेट वीटो पर राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता, न अस्वीकृत करता, न ही लौटाता, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर देता है। तो राष्ट्रपति के विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ से इससे क्वेश्चन बनता है 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अब इसका भी अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग वो तभी लगता है जब वो कम असंवैधानिक हो। तो चाहे दोनों सदनों में मिनिमम 1/4 सदस्यों प्रस्ताव में उपस्थित होना चाहिए और 14 दिन को राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा तभी सदन में आएगा और 2/3 से मेजोरिटी से बहुमत पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति हटा जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के हमने आज कार्य पढ़ा, विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, फिर मैंने केहर सिंह बना भरत संघ, इसमें क्षमादान की शक्तियाँ को न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है और एक कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और फिर अध्यादेश अधिनियम में अंतर समझा, फिर सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वीटो शक्तियाँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।